जरा एक पल के लिए ना एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आसमान नीला नहीं है, बल्कि एक अजीब से लाल और नारंगी रंग के धुएं से भरा है। जमीन पर कोई हरियाली नहीं है, बस उबलता हुआ लावा है और अनगिनत ज्वालामुखी लगातार फट रहे हैं। हाँ, और सबसे भयानक बात तो ये है कि हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का एक कण भी मौजूद नहीं है। मतलब सोच के दम घुटने लगता है। बिल्कुल। और ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन ग्रह का सीन नहीं है, बल्कि ये करीब 4.5 अरब साल पहले की हमारी अपनी पृथ्वी है। एक ऐसा जहरीला और उबलता हुआ नर्क जिसके बिना आज का ये जीवन संभव ही नहीं था। सही कहा आपने। और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं ना, जैसे यूपीएससी या बोर्ड एग्जाम्स वाले, उनके सामने ये सवाल आता है कि आखिर ये भयानक ग्रह आज के इस हरे भरे ऑक्सीजन से भरे स्वर्ग में कैसे बदल गया। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हम वायुमंडल, जलमंडल और जीवन की उत्पत्ति के उसी जटिल विज्ञान को डीकोड करेंगे। और हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उन वैज्ञानिक तंत्रों को समझेंगे जो एग्जाम में एक औसत उत्तर को एक बेहतरीन उत्तर में बदल देते हैं। ये बहुत ही जरूरी बात कही आपने। अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो ये पूरी कहानी दरअसल कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। जब हम पृथ्वी के वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के विकास की बात करते हैं तो अक्सर लोग मान लेते हैं कि ये बस एक झटके में हो गया, लेकिन ये एक बहुत ही धीमी और निरंतर चलने वाली रासायनिक प्रक्रिया थी। हाँ, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स तभी मिलते हैं जब कोई सिर्फ ये ना बताए कि क्या हुआ, बल्कि ये भी स्पष्ट रूप से समझाए कि वो क्यों और कैसे हुआ। बिल्कुल, यही वो चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज का जो वायुमंडल है उसका कंपोजिशन तो हमें पता है, लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। सही। लेकिन जब पृथ्वी नई नई बनी थी ना, जिसे हम अर्ली अर्थ कहते हैं, तब ये कंपोजिशन पूरी तरह अलग था। उस समय सिर्फ बहुत हल्की गैसें थी, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। तो मेरा पहला सवाल यही है कि वो शुरुआती गैसें आखिर कहाँ गायब हो गईं? तो इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक 3 मुख्य चरणों में बांटते हैं। जी। जो पहला चरण है उसे लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब शुरुआती वायुमंडल का खोना। अच्छा। जैसा कि आपने बताया, शुरुआत में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थी, लेकिन उस समय हमारे सूर्य की स्थिति आज से बहुत अलग थी। सूर्य से सोलर विंड्स निकल रही थी, यानी उच्च ऊर्जा वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की बहुत तेज आंधियां। ओहो। हाँ, और इन सोलर विंड्स ने पृथ्वी के आसपास मौजूद इस हल्की गैस के आवरण को सचमुच अंतरिक्ष में उड़ा दिया। एक मिनट, यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हमारे सौर मंडल में बृहस्पति यानी जुपिटर जैसे ग्रह भी तो है ना, जिनका वायुमंडल आज भी पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। बिल्कुल है। तो फिर पृथ्वी या मंगल जैसे ग्रहों की गैसें ही क्यों उड़ी, बृहस्पति की क्यों नहीं? मतलब ये कुछ अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है। इसका सीधा संबंध 2 भौतिक कारकों से है। एक तो सूर्य से दूरी और दूसरा ग्रह का गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, दूरी और गुरुत्वाकर्षण। हाँ, देखिए, बृहस्पति सूर्य से बहुत दूर है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते सोलर विंड्स का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और दूसरी बात, बृहस्पति का आकार और मास इतना विशाल है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली है। तो पृथ्वी छोटी होने के कारण उन्हें रोक नहीं पाई। बिल्कुल सही पकड़े। पृथ्वी जो कि सूर्य के बहुत करीब है और जिसका आकार काफी छोटा है, वो इन हल्की गैसों को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधकर नहीं रख सकी। मतलब ये ऐसा ही है जैसे कि किसी मेज पर धूल पड़ी हो और एक तेज हवा का झोंका आए और सब उड़ा ले जाए। एकदम सटीक उदाहरण। यही कारण है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन सभी शुरुआती ग्रहों का प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर पूरी तरह छिन गया था। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है। मतलब हमारी पृथ्वी एक समय पर पूरी तरह से बिना किसी वायुमंडल के हो चुकी थी। तो फिर आज का ये इतना सघन वायुमंडल कहाँ से आया? और यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है। और अगर एग्जाम के नजरिए से देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है, डीगैसिंग या डीगैसिंग। डीगैसिंग, इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो हुआ ये कि जब पृथ्वी का बाहरी हिस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, तब भी इसका अंदरूनी कोर जो है वो उबल रहा था। अंदर की ये भयानक गर्मी और जो दबाव था वो कन्वेक्शन करंट्स के जरिए बाहर आने का रास्ता खोज रहा था। तो इसकी वजह से ज्वालामुखी फटने लगे होंगे? हाँ,
इसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी पर अभूतपूर्व स्तर की ज्वालामुखी गतिविधियां शुरू हो गईं। हर जगह बस ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो ये एक विशाल प्रेशर कुकर की तरह था। जब अंदर का दबाव बहुत बढ़ गया तो ज्वालामुखी उन सीटी की तरह काम कर रहे थे जो अंदर फंसी हुई गैसों को बाहर फेंक रहे थे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और इसी डीगैसिंग प्रक्रिया ने हमारे सेकेंडरी एटमॉस्फेयर की नींव रखी। तो इन ज्वालामुखियों से कौन सी गैसें बाहर आ रही थीं? इनमें सबसे ज्यादा मात्रा जलवाष्प की थी, यानी वाटर वेपर। इसके अलावा भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भी निकली। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। वो क्या? आपने शुरू में कहा था कि इस सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ज्वालामुखियों से जो सबसे ज्यादा गैस निकल रही थी वो जलवाष्प यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 थी। इन दोनों में ही तो ऑक्सीजन के अणु मौजूद है ना, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं थी? ये कंफ्यूजन अक्सर होता है छात्रों को। देखिए, जब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं थी तो हमारा मतलब फ्री ऑक्सीजन यानी O2 गैस से होता है, जो सांस लेने के काम आती है। अच्छा, मतलब वो किसी और चीज के साथ जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। H2O या CO2 में ऑक्सीजन मौजूद तो थी, लेकिन वो हाइड्रोजन या कार्बन के साथ रासायनिक रूप से बंधी हुई थी। वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से तैरती हुई कोई ऑक्सीजन गैस नहीं थी। समझ गई। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जो आज के किसी भी जटिल जीव के लिए पल भर में जानलेवा साबित होता। तो ये डिगैसिंग का चरण था जिसने हवा में गैसें तो भर दी, लेकिन अब एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का निर्माण। वायुमंडल में मौजूद भाप से इतने विशाल महासागर कैसे बन गए? आज तो हमारी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। महासागरों का बनना बिना पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया से सीधे जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे ज्वालामुखियों की तीव्रता कम हुई, पृथ्वी का तापमान गिरने लगा। तो जो जलवाष्प था वो ठंडा होने लगा होगा। बिल्कुल। तापमान कम होने से वायुमंडल में मौजूद उस असीमित जलवाष्प का संघनन या कंडेंसेशन शुरू हुआ। मतलब भाप ठंडी होकर बादलों में बदलने लगी। और फिर बारिश शुरू हुई होगी। हाँ, लेकिन ये कोई आज जैसी सामान्य बारिश नहीं थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब संघनन का ये चक्र शुरू हुआ तो लाखों सालों तक बिना रुके मूसलाधार बारिश होती रही। जरा उस पैमाने की कल्पना कीजिए। बाप रे, क्या सच में लाखों सालों तक बिना रुके बारिश होती रही? मतलब ये को सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। आज जब मॉनसून में 4 दिन लगातार बारिश होती है तो नदियां उफान पे आ जाती हैं। लाखों सालों की बारिश, ये कितना खौफनाक रहा होगा। बहुत खौफनाक। उस बारिश का पानी पृथ्वी की सतह पर मौजूद विशाल दरारों और गड्ढों में भरने लगा, जो ठंडे होते हुए क्रस्ट के सिकुड़ने से बने थे। और बस इसी तरह हमारे महासागर वजूद में आए। ये टाइमलाइन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी के निर्माण के महज 500 मिलियन वर्षों के भीतर ही इन महासागरों ने आकार ले लिया था। आज महासागर लगभग 4 अरब साल पुराने हैं। तो क्या ये बारिश सिर्फ पानी भरने का काम कर रही थी या वायुमंडल पर भी इसका कोई असर हो रहा था? अगर हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो इस लगातार बारिश का एक और बहुत ही गहरा वैज्ञानिक परिणाम हुआ, और यहीं पर वायुमंडल और जलमंडल का सीधा कनेक्शन स्थापित होता है। वो कैसे? हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी वो पानी में बहुत आसानी से घुल जाती है। तो जब ये लाखों सालों की बारिश हो रही थी तो ये हवा की CO2 को अपने साथ धोकर जमीन पर और फिर महासागरों में ले गई। अच्छा। तो महासागर एक तरह से विशाल कार्बन सिंक की तरह काम कर रहे थे। मतलब वो हवा से कार्बन सोख रहे थे। एकदम सही। और इस प्रक्रिया ने एक बहुत बड़ा फीडबैक लूप तैयार किया। हवा से CO2 कम हुई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ तो पृथ्वी और तेजी से ठंडी हुई। और पृथ्वी के ठंडे होने से संघनन और तेज हुआ, जिससे बारिश और बढ़ी। बिल्कुल। इस रासायनिक चक्र ने पृथ्वी के तापमान को स्थिर किया और एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां तरल पानी स्थायी रूप से मौजूद रह सके। और यहीं से कहानी सबसे जटिल और रहस्यमयी मोड़ लेती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ और केमिकल एवोल्यूशन। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अब हमारे पास ठंडे होते हुए महासागर तो है, लेकिन वो पानी आज के साफ नीरे समंदर जैसा तो था नहीं। वो मीथेन, अमोनिया और अन्य रसायनों से भरा एक जहरीला सूप था। तो ऐसे बिना ऑक्सीजन वाले खतरनाक माहौल में जीवन ने अपनी पहली सांस कैसे ली? इसका जवाब हमें केमिकल एवोल्यूशन के सिद्धांतों में मिलता है।
परीक्षा के लिए ये समझना जरूरी है कि जीवन अचानक से जादू की तरह प्रकट नहीं हुआ। हाँ, वो एक प्रोसेस था। कोशिकाओं तक का एक क्रमिक सफर था। उस समय महासागरों के पानी में मीथेन और अमोनिया जैसे निर्जीव रसायन मौजूद थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि हवा में फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, तो पृथ्वी के चारों ओर कोई ओजोन परत भी नहीं थी। तो इसका सीधा मतलब ये है कि सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणें सीधे पृथ्वी की सतह और महासागरों तक पहुंच रही थीं। लेकिन यूवी किरणें तो जीवन के लिए विनाशकारी होती है ना, वो तो डीएनए को नष्ट कर देती हैं। तो फिर जीवन पनपा कैसे? ये प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आज जो यूवी किरणें जीवन के लिए खतरनाक हैं, उसी यूवी रेडिएशन ने उस समय बिजली के कड़कने के साथ मिलकर एक एनर्जी सोर्स या ऊर्जा के स्रोत का काम किया। अच्छा। हाँ, इस ऊर्जा ने महासागरों में मौजूद सरल रसायनों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी। तो ऊर्जा के उस झटके ने असाधारण अणुओं को आपस में जोड़ना शुरू किया। एकदम सही। निर्जीव रसायन जुड़कर साधारण अणु बने। फिर लाखों सालों में ये साधारण अणु और जटिल होते गए और इन्होंने जटिल कार्बनिक अणुओं का रूप ले लिया, जैसे कि अमीनो एसिड। और उसके बाद? और फिर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आया। कुछ अणुओं ने खुद की कॉपी बनाना, यानी खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। ये तो एक तरह से निर्जीव और सजीव के बीच की रेखा पार करने जैसा था। बिल्कुल। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जीवन पहली बार लगभग 3.8 अरब साल पहले महासागरों की गहराइयों में एक कोशिकीय जीवों यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के रूप में शुरू हुआ। और ये शुरुआती जीव पूरी तरह से एनारोबिक थे। एनारोबिक मतलब उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। वे उसी रासायनिक सूप से अपनी ऊर्जा ले रहे थे। यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब एंट्री होती है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की। हाँ, करीब 3 अरब साल पहले। इन सूक्ष्म जीवों ने एक ऐसा बायोकेमिकल चमत्कार किया जिसने पूरे ग्रह का भविष्य बदल दिया, फोटोसिंथेसिस। हाँ, यानी प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल। साइनोबैक्टीरिया ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया और सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपनी ऊर्जा बनानी शुरू की। और इस प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट क्या था? फ्री ऑक्सीजन। सही जवाब। ये पहली बार था जब पृथ्वी पर जैविक रूप से फ्री ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा था। लेकिन एक सवाल है, अगर उन्होंने ऑक्सीजन बनानी शुरू कर दी थी, तो क्या वो तुरंत हवा में फैल गई और हमारा वायुमंडल बन गया? नहीं नहीं, यहीं पर एक तकनीकी बिंदु है जहां कई छात्र एग्जाम में गलती कर देते हैं। शुरुआत में जो भी ऑक्सीजन बनी वो सीधे वायुमंडल में नहीं गई। तो वो कहाँ गई? महासागरों के पानी में उस समय भारी मात्रा में घुला हुआ लोहा मौजूद था, यानी आयरन। वो नई बनी ऑक्सीजन पहले उस लोहे के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाने लगी, मतलब जंग, और वो समुद्र के तल में जमा होने लगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब महासागरों में अक्षरिक रूप से जंग लग रहा था। बिल्कुल। और आज जो हमें पुरानी चट्टानों में बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस मिलते हैं ना, वो इसी बात का भूवैज्ञानिक प्रमाण है। तो हवा में ऑक्सीजन कब आई? जब महासागर पूरी तरह से ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गए और सारा लोहा खत्म हो गया। अब तब जाके ऑक्सीजन पानी से बाहर बुलबुलों के रूप में निकली और वायुमंडल में जमा होने लगी। इस घटना को विज्ञान में द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। और फिर इसी ऑक्सीजन ने बाद में ऊपर जाके ओजोन परत बनाई होगी, जिसने यूवी किरणों को रोका और जीवन को महासागरों से बाहर निकलकर जमीन पर पनपने का मौका दिया। मतलब ये पूरा चक्र अपने आप में कितना अद्भुत है ना? अब जो छात्र इस जटिल प्रक्रिया को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए इन जानकारियों को सही तरीके से प्रस्तुत करना एक बड़ी चुनौती होती है। लंबे वर्णनात्मक उत्तर लिखते समय सिर्फ एक लंबा पैराग्राफ लिख देने से अच्छे अंक नहीं मिलते। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि अब इस ज्ञान को परीक्षा के अंकों में कैसे बदला जाए, आंसर स्ट्रक्चर कैसे करें? देखिए, उत्तरों को हमेशा 3 स्पष्ट भागों में बांटना चाहिए। चरण मतलब स्टेजेस, प्रक्रिया मतलब प्रोसेसेस, और परिणाम यानी आउटकम्स। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे वायुमंडल के विकास में चरण होंगे, प्राइमोर्डियल वायुमंडल का खोना, फिर डीगैसिंग और फिर फोटोसिंथेसिस। प्रक्रिया में मैकेनिज्म समझाना होगा, जैसे सोलर विंड्स कैसे काम करती हैं, या यूवी किरणों ने केमिकल एवोल्यूशन में ऊर्जा का काम कैसे किया। और परिणाम में लिखना होगा कि डीगैसिंग के कारण जल वाष्प बाहर आया,
जिससे संघनन हुआ और महासागर बने। मुझे लगता है कि इसके लिए एक आसान निमोनिक भी बहुत काम आ सकता है। इन 3 चरणों को याद रखने के लिए PDP फॉर्मूला बहुत कारगर है। PDP ये कैसे काम करता है? देखिए, पहला P है प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर का सोलर विंड्स द्वारा हटना। फिर D यानी डी गैसिंग, ज्वालामुखियों से जल वाष्प और गैसों का निकलना। और आखिरी P है फोटोसिंथेसिस, यानी साइनोबैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन क्रांति। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है याद रखने का। इसके साथ ही फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल उत्तर को बहुत प्रभावशाली बना देता है। एक अच्छा फ्लो चार्ट परीक्षक को तुरंत बता देता है कि छात्र के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हैं। हाँ, और उत्तर लिखते समय कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल। डीगैसिंग, केमिकल एवोल्यूशन, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनेशन और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जैसे तकनीकी शब्दों का सटीक उपयोग और उन्हें अंडरलाइन करने से उत्तर की वैज्ञानिक प्रामाणिकता बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए, जो बातें आज हमने डिस्कस की हैं उनके आधार पर 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची बनाते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तैयारी करने वालों को इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। हाँ, बताइए कौन से हैं वो 3 प्रश्न? पहला प्रश्न है, प्रारंभिक पृथ्वी और आधुनिक वायुमंडल के रासायनिक संयोजन यानी केमिकल कंपोजिशन के बीच स्पष्ट अंतर बताएं और इस बदलाव के मुख्य कारणों की व्याख्या करें। बहुत जरूरी सवाल है। दूसरा प्रश्न, केमिकल एवोल्यूशन के सिद्धांत के आधार पर निर्जीव रसायनों से जीवित एक कोशिकीय जीवों तक के संक्रमण को सरल चरणों में समझाएं। इसमें वो यूवी रेज और एमिनो एसिड वाला पार्ट आएगा। बिल्कुल। और तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के ठंडे होने और ज्वालामुखीय डिगैसिंग की प्रक्रिया ने महासागरों के निर्माण में कैसे मदद की? स्टेप बाय स्टेप समझाएं। ये तीनों प्रश्न ना पूरे विषय का निचोड़ है। इन पे फ्लो चार्ट्स बनाकर अभ्यास करना बहुत फायदेमंद साबित होगा एग्जाम में। वैसे इन सब बातों से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। वो क्या? जब हम इस पूरे विज्ञान और अरबों सालों के इतिहास का विश्लेषण करते हैं ना, तो एक बात हमें प्रकृति के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। मैं सुन रहा हूँ। अक्सर हमें पढ़ाया जाता है कि जीवन एक अनुकूल पर्यावरण में ही पनप सकता है। हम सोचते हैं कि पृथ्वी पहले रहने लायक बनी और फिर जीवन आया। बिल्कुल। लेकिन केमिकल एवोल्यूशन और साइनोबैक्टीरिया की कहानी हमें बताती है कि जीवन कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं था। मतलब जीवन ने खुद चीजें बदली। बिल्कुल। जीवन उसी जहरीले मीथेन और अमोनिया से भरे खतरनाक माहौल में पैदा हुआ और फिर उसने खुद अपने हिसाब से इस ग्रह को बदल डाला। उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों ने हवा में ऑक्सीजन भर दी, ओजोन परत बना दी और एक उबलते हुए नर्क को आज की इस खूबसूरत दुनिया में तब्दील कर दिया। सच में जीवन ने सिर्फ खुद को पर्यावरण के अनुकूल नहीं ढाला, बल्कि उसने पर्यावरण को ही अपने अनुकूल बना लिया। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। वही तो, एक माइक्रोस्कोपिक जीव ने पूरे ग्रह के वायुमंडलीय रसायन शास्त्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अगली बार जब परीक्षा की तैयारी के दौरान इन कीवर्ड्स और फ्लो चार्ट्स का अभ्यास किया जाए, तो सिर्फ पन्नों पे लिखे शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि उन धधकते ज्वालामुखियों, लाखों सालों तक बरसते पानी और महासागरों में ऑक्सीजन बनाते हुए उन पहले सूक्ष्म जीवों की महान गाथा को याद रखना है। बिल्कुल, क्योंकि तथ्यों के पीछे छिपे इस क्यों और कैसे को समझने के बाद ही विज्ञान असल में समझ में आता है। एकदम सही। तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक विचार जो शायद आगे की खोज के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर अतीत में एक छोटे से जीव ने प्रकाश संश्लेषण के जरिए पूरे वायुमंडल को बदल दिया था, तो आज मानव गतिविधियां और भारी मात्रा में निकलता कार्बन इस वायुमंडल को किस नई दिशा में धकेल रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो गहराई से पढ़ते रहिए और विज्ञान के इन अद्भुत रहस्यों को सुलझाते रहिए।